क्या आईवीएफ से आईवीएफ स्पेशलिस्ट संगीता सिन्हा के द्वारा जानिए आईवीएफ का प्रोसेस। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर संगीता सिन्हा मैम मौजूद हैं। आज हम इनसे आईवीएफ से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और आपके भी जो मन में कई प्रश्न होंगे आईवीएफ से जुड़े, आज इनसे ही समझेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत बधाई और स्वागत इस फेस्टिवल सीजन में। मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा और ग्रैंड न्यूज़ की तरफ से मैं आज शायद आईवीएफ से जुड़े कुछ आपके सवालों के जवाब दूंगी। मैम, हमारे दर्शकों को अक्सर आईवीएफ होता क्या है, इसमें बहुत ज्यादा संशय रहता है, उनके मन में प्रश्न रहता है, आखिर ये है क्या, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद बेटा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आईवीएफ एक्चुअली अब बहुत सारी जो आप कह सकते हो मिथ्स हैं वो बहुत सारी चेंज हो गई हैं, क्योंकि अभी थोड़ा इजीली अवेलेबल हो गया है। वरना एक ज़माने में जब मैंने आईवीएफ की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो बहुत सारे टैबूज थे। आईवीएफ सेंटर में जाने के लिए लोग हिचकते थे कि नहीं, आईवीएफ में नहीं जाएंगे। बेसिकली आईवीएफ पूछे तो जहाँ पे अपने आप से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, किसी भी कारण से आप बोले, चाहे उनके शुक्राणु कमज़ोर हैं या एक्स में प्रॉब्लम है या उनकी ट्यूब्स बंद है, उसमें ये कृत्रिम गर्भधारण है जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं और फिर यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। अक्सर होता यह है कि लोग सोचते हैं आईवीएफ यानी बहुत सारे रिस्क, आखिर ना होता है क्या इसमें रिस्क? देखिए, रिस्क की बात, अब हर चीज़ में थोड़ा रिस्क होता है, पर अब ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर में आ गया है। इसमें जैसे मान लो आप होता क्या एग्जैक्टली आप पूछिए तो मान लो किसी हस्बैंड के स्पर्म्स काउंट कम है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लाइफस्टाइल, ड्रग एब्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से मान लो स्पर्म काउंट कम है, जो कि नॉर्मल अवेलेबिलिटी में 15 से 20 मिलियंस होने चाहिए। अगर ये शुक्राणु कम है, कमज़ोर है या इनकी मॉर्फोलॉजी पुअर है तो ये एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। जब वो एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाते तो उस केस में फीमेल्स के एग्स को बाहर निकाल के हस्बैंड के स्पर्म्स को लेके उनको इंजेक्ट कर। अच्छा, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये एग्स हैं और ये स्पर्म्स है, इनको इंजेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को इक्सी कहते हैं। आईवीएफ बेसिकली अम्ब्रेला, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिंपल आईवीएफ आता, टेस्ट ट्यूब बेबी, इक्सी आता, एमसी आता, टेसा इक्सी, टेसे इक्सी, बहुत सारे टर्म्स हैं। ब्रॉडली जो हम लोग इनको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर पुरुष के शुक्राणु कम है तो हम लोग इक्सी या एमसी प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। इसमें अक्सर मतलब आईवीएफ कौन जो है इसका सहारा ले सकता है, कौन लोग जो है इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया, किसी की संतान नहीं हो रही। आजकल लेट मैरिज, सेकेंड मैरिज, पोस्ट डाइवोर्स मैरिज बहुत कॉमन है। मान लीजिए किसी महिला की शादी लेट हुई, 32, 34, अच्छा आजकल सब कैरियर ओरिएंटेड हैं, उनको जॉब पहले, ये काम कर लूँ, ये प्रमोशन हो जाए, फिर हम प्लान करेंगे। तो अभी इनकी एज हो जाती है 35, एक्स के नंबर्स भी कम हो जाते हैं, साथ में क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो उस केस में उनको हम इंजेक्शंस लगा के फिर अंडे को बढ़ा के उनको बाहर निकालते हैं। बहुत बार ऐसे एल्डरली एक्स की वॉल बहुत थिक हो जाती है। अब वो वॉल थिक हो जाएगी तो स्पर्म्स इंजेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको फिर बाहर निकाल के फिर उनको फर्टिलाइज किया जाता है, आइदर आईवीएफ, और अगर वॉल थिक है तो इक्सी प्रोसेस है। तो एल्डरली फीमेल्स, लेट मैरिज, सेकेंड मैरिज, ऐसे में भी आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। बहुत से मिथ हैं ऐसे कि आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जेनेटिक जो है बीमारियां ज्यादा होती हैं, क्या ये बात सच? देखिए, कुछ चीज़ तथ्य को समझना पड़ेगा। आप कोई मरीज अगर आपके पास आईवीएफ के लिए आता है, मतलब नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि अगर वो लिटरेट पेशेंट है तो उसको आपके दरवाजे तक आने में आफ्टर मैरिज 5 साल लग जाते हैं। और कोई अगर इलिटरेट पेशेंट है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, शादी जल्दी हो गई, गांव के लोग हैं, तो उनको आपके यहाँ आने में 10 साल बन जाते हैं। तो आप एक बात बताओ कि अगर एल्डरली एज में प्रेगनेंसी होगी, पुराने ज़माने में भी ये सबको पता है कि 35 के बाद के प्रेगनेंसी में बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के चांसेस 35 से कम वाले में बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे पास जो लॉट आती है
नॉर्मली वो एल्डरली होते हैं या उनके में इनफर्टिलिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके स्पर्म्स थोड़े वीक हैं या एल्डरली एग्स हैं, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, सपोज आप एक नॉर्मल हो, मैं एक डायबिटिक लेडी हूँ, तो अगर आपको चोट लगेगी तो आप जल्दी हील होगा, मेरे को चोट लगेगी तो टाइम लगेगा। सेम चीज़ है, आप एक नॉर्मल फीमेल हो जो घर से प्रेग्नेंट होके आए, आपके में भी कंजेनाइटल डिफेक्ट के चांसेस हैं। मैं एक इनफर्टाइल पेशेंट हूँ जो कि आईवीएफ सेंटर से ट्रीटमेंट लेके आई, मेरे भी डिफेक्ट के चांसेस हैं, पर मेरे पैरामीटर्स आप देखिए, मेरी एज ज़्यादा है, मेरे में कुछ ना कुछ बच्चा नहीं होने के लिए प्रॉब्लम है, तो ये एड ऑन फैक्टर होता है। अब मैं उसको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। सपोज आप घर में की महिला है और आपकी शादी लेट हुई है और आप 35 साल में अपने आप कंसीव किए, आपकी शादी 34 में हुई, आपने फटाफट प्लान कर लिया, तो आपके में भी चांसेस डिफेक्ट के 25 ईयर्स लेडी से ज़्यादा होते हैं। तो एक तो एज का बार होता है, उसके अलावा और जो फैक्टर्स जो इनफर्टिलिटी के लिए एड ऑन करते हैं उसकी वजह से होता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये मरीज जहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं उनके रेगुलर स्क्रूटनी में होते हैं, तो सारे टेस्ट जो कि हम पहले पता कर लेते हैं, एंड 99.9% बिफोर 5 मंथ्स। डबल मार्कर है, एनआईपीटी टेस्ट है, एंटी स्कैन है, ये सारी चीज़ें जो है रूटीन में प्रोटोकॉल्स में लिखी होती है, इतने वीक्स में ये, इतने वीक्स में ये, इतने वीक्स में। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। जो महिलाएं जो हैं आईवीएफ कराती हैं उनका डाइट प्लान क्या रहता है? देखो, फिर वही चीज़ है, ये एक हाई रिस्क जोन में आता है, क्योंकि आप एल्डरली हो, क्योंकि आप मोटे हो, क्योंकि आपको शुगर है, ऐसी चीज़ें एज के साथ होती जाती हैं। तो डेफिनेटली इनकी जो डाइट आप देखते हो कि हमारे फार्मेसी में ना बहुत ही रेयरली प्रोटीन पाउडर्स वगैरह मिलते हैं जहाँ की शुगर वगैरह जो इसमें एडेड रहता है। तो नॉर्मली इनकी डाइटरी प्लान बहुत सारे पीसीओएस आजकल इतना कॉमन है, यही वाले लॉन्ग टर्म में लैंड अप होते हैं आईवीएफ में। तो इनके डाइट प्लान्स जो होते हैं, नॉर्मली एक मोटी मोटी चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू कम नहीं करनी, प्रोटीन्स कम नहीं करना, वेजिटेबल्स कम नहीं करना, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में पूछेंगे तो मैं इनको बताती हूँ, चावल, आलू, चीनी और पराठा, इसको अपने डाइट से साइड लाइन कर दीजिए। तो वो बोलेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको अपनी जीवन, अपना भोजन, मैं बोले आप डे बांध लीजिए, आप वेडनेसडे को चावल खाएंगे, आपको आइसक्रीम खाने का मन है, आप अपने डे को फिक्स कर ले। तो आपको अपने कैलोरी को अपने बॉडी बीएमआई के हिसाब से और अपनी एज के हिसाब से कंज्यूम करना है। डाइट प्लान की बात हो गई, एक्सरसाइजेस क्या रहते हैं इन लोगों? डेफिनेटली देखो, जब भी कोई पेशेंट्स, अब सपोज उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया, नाउ दे हैव बीन मोल्डेड फॉर द आईवीएफ। बहुत इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट मेरे को हमेशा ये लगता है कि अगर मेरे पास टाइम है तो पहले मैं इनको 2 मंथ के लिए होमवर्क करूँ। होमवर्क का मतलब है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन नहीं होता, मैं अब उनको बोलती हूँ कि आप देखो आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं कि नहीं, इंच कम होना बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट्स की एक्टिविटी, आपके डाइट प्लान्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेशन एंड योगा। बिकॉज देखिए, हम आईवीएफ में कभी भी 100% नहीं देते मरीज को, तो आपको जो भी चीज़ जा रहे हैं, और वो इसमें बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, पेशेंस, टाइम टेकिंग। तो आपको अगर दिमाग आपका शांत नहीं रहेगा, आप कूल नहीं रहोगे, तो यहाँ पे स्ट्रेस से भी आपके रिजल्ट्स कम होते हैं। तो नॉर्मली आई विश कि उनके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम हो कि मैं उनको ग्रूम अप कर सकूं। बच्चे को स्कूल जाने के पहले प्ले स्कूल भेजते ना, कि चल रहा वहाँ पे पहले जाना, 2 घंटे के स्कूल में जा, फिर प्रॉपर स्कूल में जा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे को लगता है कि अगर हमने इनको 2 महीने वेट कराया तो इनके अंडे कम हो जाएं, अगर एल्डरली पेशेंट है तो। उस केस में नॉर्मली मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ कि इनके एग्स को एक्सट्रैक्ट करके मैं इसको फ्रीज कर दूँ, एंड देन इनको पूरी ग्रूमिंग अप करूँ, खाना पीना, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, एंड देन आई डू द ट्रांसफ़र। तो इनके अंडे जो है वो स्टेज में फ्रीज रहते हैं। या फ्रीजिंग की बात आई तो मैं आपको और एक चीज़ बताऊं, नॉर्मली लाइफ बड़ी वास्ट हो गई है। एक बच्चा अगर किसी ने कर लिया तो दूसरा तो करना नहीं इसको, या कंफ्यूज्ड है, या पहले बच्चे में ही डिले करना है। तो एग फ्रीजिंग एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिसमें आप अंडे को फ्रीज कर सकते हैं। आप 30 इयर्स के हैं, आपको शादी अभी नहीं करनी है,
आपको शादी करनी है 32 साल में, 34 साल में, जब आप ये मुकाम पे पहुंच जाओगे तो आप अपने एक्स को फ्रीज करा लो। आप 32 साल के हो गए, आपके अंडे 30 साल वाले ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको आपके अंडे में जो मैंने बताया कि 35 ऑनवर्ड्स में क्रोमोसोमल डिफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो नहीं होंगे। दूसरे आपकी एक्स की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत, और दूसरा आपको उस समय पता चला आपके पास अंडे ही ख़त्म हो गए, सपोज कोई डायबिटिक है और अभी प्लान नहीं करा, उनके एक्स की वैनिंग बहुत जल्दी होती है, तो ये एक्स फ्रीज करा लेते हैं, तो उसी स्टेज पे उनका एक्स फ्रीज हो जाता है। और 35 में यूज़ करें, सेकंड बच्चे के लिए यूज़ करें, कंफ्यूज है आप उसको स्टोर करें, प्रॉपर कंसेंट फॉर्म होता है कि एक सब का आपको उनके पास कांस्टेंट रिन्यूअल के लिए आना पड़ता है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड डेवलपमेंट ऑफ, यू कैन से, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। ये आईवीएफ के फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। तो इससे क्या है कि आप 35 के हो पर आपके बच्चा जो है और आपका एक्स जो है, आपकी बाकी चीज़ें जो हैं, आपके जीन्स जो हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रियल जो कि पावर हाउस ऑफ जो आपके एक्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, वो 30 के हैं। तो एक्स फ्रीजिंग इज़ ए वेरी गुड थिंग। सेम ऐसे ही मैं बताना चाहूँगी लाइफस्टाइल, एंग्जाइटी, स्मोकिंग। अब तो यूनिसेक्स हो गया है, मेल एंड फीमेल आर इक्वल फॉर। मेल्स में जो स्मोकिंग का ट्रेंड है, जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी ने मान लो अपने स्पर्म काउंट्स को चेक कराया और उनके स्पर्म्स लग रहे हैं कि थोड़े गड़बड़ हैं, तो फ्रीज कर ले। स्पर्म फ्रीजिंग तो बहुत ही ईजी टेक्निक है। एक्स फ्रीजिंग में तो 10 दिन का टाइम भी लगता है, उनको कुछ इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं, पर स्पर्म फ्रीजिंग में तो आपको हॉस्पिटल आके एक बार अपने सीमेन एनालिसिस कराना है, और उसके बाद अगर सारी पैरामीटर्स ओके हैं तो आपको फिर सेकेंड राउंड में उसको मास्टरबेट करके हॉस्पिटल में देना और फ्रीज कराना है। तो ये आपका लाइफ लॉन्ग फ्रीज रहता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्रॉनिक स्मोकर हूँ, या मैं डायबिटिक हूँ, या मेरे को और मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो ओवर द ईयर्स मेरे स्पर्म्स पुअर होंगे, तो आप इतनी सारी जो LIC, तो म्यूचुअल फंड और बाकी चीज़ें जो अपनी फ्यूचर सिक्योर करते हैं, अपनी जीन्स को सिक्योर कर लो। सो दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। आप रहो ना रहो, आपके स्पर्म्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड इन लेटर ऑन एंड विद प्रॉपर कंसेंट फॉर्म एंड इन ए प्रॉपर IVF सेंटर यू हैव टू डू। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, लोग अक्सर खर्च को लेकर के पूछते हैं आईवीएफ में, और अक्सर क्या है ना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है ये, लोग गलत जगह में भी जा सकते हैं, तो फिर इसके लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा और कहाँ पे ये चीज़ मेनली करवानी चाहिए? देखिए, अब तो बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए हैं। कॉस्ट की बात करें तो बहुत 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 कम हो गया है। पहले क्या था, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बाहर से आती थी। ये मशीन जर्मनी से आ रही, ये जापान से आ रही, ये वहाँ से आ रही। अब बहुत सारी मेड इन इंडिया, हमारे मोदी जी को थैंक्स टू आप, कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगी। इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट कम हो गया, मीडिया एंड बाकी चीज़ें जो है सब। तो एक ज़माने में जब आई स्टिल रिमेंबर 2008 जब मैंने इंडिपेंडेंट IVF स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग तो मैंने पहले की थी, उस समय कॉस्ट और बहुत ज़्यादा होता था। अब आप देखेंगे कि अगर कोई चीज़ इजीली अवेलेबल है तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ा है, मैं ये नहीं बोल रही, हर चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं आप देखेंगे तो। पर मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि जो मैंने IVF स्टार्ट किया था और आज की डेट में द कॉस्ट नहीं के बराबर बढ़ी है या ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। तो IVF इज़ नॉट ए मच ए कॉस्टली अफेयर जो पहले हुआ करता था, और इसके आउटकम्स उस हिसाब से बहुत अच्छे हो गए। जब मैंने IVF स्टार्ट किया था, स्टिल रिमेंबर मेरे अपने सेंटर में जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ पे 30 से 35% रिजल्ट्स अगर आ जाते थे तो वी वर लाइक मज़ा आ गया। और अब हम 50-60 भी आते हैं तो हमको लगता है यार थोड़ा और हो जाता। सो चीज़ें आउटकम बहुत इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज रिसर्च एंड डे टू डे नए मीडिया, डे 5 ट्रांसफ़र, फ्रीज ट्रांसफ़र, ये सब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, और कॉस्ट ऑलमोस्ट द सेम है। सो इट्स नॉट ए बिट ए कॉस्टली अफेयर, ये मैं कहना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे दर्शकों को IVF से संबंधित बहुत से प्रश्न का जो है आज उत्तर दिया और उनके डाउट्स को क्लियर किया। मैं एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगी कुछ मरीजों के बारे में। जैसे बहुत सारे मरीज की एक कॉम होती है, नॉर्मली ये थोड़ा सा लो सोशियोइकोनॉमिक क्लास में होता है, बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरक्लोसिस या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऐसे, और उनकी ट्यूब्स बंद हो गई। ये नॉर्मली यंग पेशेंट्स होते हैं, 24 साल में शादी हुई, 26 तक बच्चे नहीं हुए, फिर आपने टेस्ट कराया तो पता चला उनकी बीज वाहिनी या नली बंद है।
तो ऐसे केसेस में ये वाले पेशेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया मेल इनफर्टिलिटी बताया, एल्डरली पेशेंट्स के लिए बताया, पर ये वाले पेशेंट्स में जहाँ नली बंद होती है वहाँ लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही कारगर चीज़ है, जिसमें आप लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू, कैनुलेशन के थ्रू आप ट्यूब्स को खोल सकते हैं और वो पुनः बिना IVF तकनीक के वो माँ बन सकती हैं। तो लैप्रोस्कोपी, फर्टिलिटी रिलेटेड लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी इज ए वेरी बिग टूल फॉर ए 30% ऑफ पेशेंट जो कि हमारे में आते हैं कि हमको बच्चा नहीं हो रहा और मेरी एक नली बंद है या दोनों नली बंद है। तो ये 30% IVF सेंटर में या इनफर्टिलिटी सेंटर में हर मरीज जो आता है उनका IVF नहीं होता, ये भ्रांति होती है। 20% मरीज जो हमारे पास आते हैं ना, सिर्फ उनका IVF होता है। 100 में से 20 से 30% तो लैप्रोस्कोपी से ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स की IVI होती है, कुछ तो सिंपल टैबलेट से ही ठीक हो जाते हैं, उनकी प्रेगनेंसी आ जाती है। तो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी रिलेटेड बहुत ही, किसी के रसौली, मान लीजिए किसी के बड़ा फाइब्रॉयड है और वो फाइब्रॉयड उनकी बच्चेदानी को अवरोध कर रहा, अब लैप्रोस्कोपी से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं, आप उस फाइब्रॉयड को निकालो और उसके बाद पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनके रिकरेंट एबॉर्शंस जो हैं वो नहीं होते। तो लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी इज ए वेरी गुड आर्मामेंटेरियम। और मैं बहुत, मतलब आई फील मेरी टीम इतनी अच्छी है कि हमारे पास एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं, IVF, लैप्रोस्कोपी, डिलीवरीज और NICUs एंड सारी चीज़ें हैं। तो आप कभी भी कोई भी नीड हो, अभी दिवाली पे भी हमारा एक ऑफर चल रहा है, 15 दिन के लिए सब चीज़ों में कुछ छूट है, उसकी डिटेल्स आपको फेसबुक या वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। आप आ सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण पता करें। देयर इज सम फ्री काउंसलिंग एंड काउंसलिंग ऑल्सो। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, वो आपको ग्रैंड न्यूज़ के थ्रू बता देंगे। और इस हेल्थ इज़ वेल्थ प्रोग्राम का मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द ग्रैंड न्यूज़ टीम, क्योंकि बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि उनके नेक्स्ट डोर में इतनी सारी सुविधाएं हैं। डर और फियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आप मेरे को बोलेंगे, अच्छा आप थोड़ा तनिष्क वाले का फ़ोन आएगा, अरे कौन जाएगा, बड़ा महंगा है। सेम IVF सेंटर जाने से सोचते हैं बहुत महंगा इलाज है। आप एक बार आके देखिए, एटलीस्ट बहुत बार आपको पता ही नहीं होता कि ये छोटा सा कारण है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। एक स्मॉल पॉलिप आपके हर्डल कर रहा है, जिसको जो कि 15-20 हज़ार रुपये हिस्ट्रोस्कोपी पॉलिपेक्टमी में आपका वो ट्रीटमेंट क्योर हो सकता है। सो आप एक बार आके यहाँ पे अपनी सारी फैसिलिटीज़ को देखें, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन की भी सुविधा है, पर कुछ फिक्स डेज एंड फिक्स आवर्स पे। तो आप ये लाभ लें। और मैं ग्रैंड न्यूज़ की तरफ से ग्रैंड न्यूज़ का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कर रहे हैं, जो समाज के पास ये मैसेज पहुँचाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं एंड टू ए अफोर्डेबल रेट। सो थैंक यू ग्रैंड न्यूज़, और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। तो आज आपने संगीता सिन्हा मैम से जाना कि IVF आखिर होता क्या है, कुछ भ्रांतियां भी थी जिसे आज मैम ने दूर किया। तो आशा करते हैं कि ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। धन्यवाद।